तो नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। उस संध्या सुंदरी के आगमन में कोई अनुराग राग भी आलापा नहीं जाता, गाया नहीं जाता। बिल्कुल उसका स्वागत भी होता है मौन भाव से। नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, उसके जो नूपुर हैं, पायल हैं, उनसे भी शब्दों का गुंजायमान नहीं होता, रुनझुन आवाज नहीं होती। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, एक अव्यक्त शब्द सा आता है चुप चुप रहने का। है गूंज रहा सब कहीं, हर जगह वही शब्द गूंज रहा है, चुप चुप चुप। व्योम मंडल में, आकाश में, जगती तल में, पृथ्वी पर, सोती शांत सरोवर पर, उस कमलनी दल में, शांत सरोवर पर कमली दल में उसकी आवाज गुंजायमान होती है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, सौंदर्य के कारण जो गर्विता हो, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में जो नदी सोई हो, शरण करे उसे सरिता कहते हैं। शरण यानी चलना, सरकना। तो सरिता हर समय चलती रहती है, इसलिए जो सरकने वाले हैं उनको सरीसृप कहा जाता है। तो सरिता के वक्षस्थल में वह संध्या सुंदरी व्याप्त होती है। धीर वीर गंभीर शिखर पर, जो धीर है, वीर है, गंभीर है, उस शिखर पर भी संध्या सुंदरी व्याप्त होती है। हिमगिरी अटल अचल में, पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जो पहाड़ अटल और अचल हैं, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में उठे हुए तरंगों के आघात से, प्रलय के घन गर्जन में, समुद्र के प्रबल वेग में, क्षिति में, पृथ्वी पर, आकाश में, जल में, अग्नि में, पवन में सिर्फ एक ही शब्द, अव्यक्त शब्द निकलता है, चुप चुप चुप। यानी हर जगह चुप चुप की ही ध्वनि आती है उस संध्या सुंदरी के आगमन के पश्चात। है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है, कुछ नहीं। मदिरा की वह नदी बहाती आती है, जो संध्या सुंदरी आती है तो वह साखी बन करके आती है। जिस प्रकार से साकी शराब पिलाती है, मद पिलाती है और सबको मदमस्त कर देती है, उसी प्रकार से यह संध्या सुंदरी मदिरा की नदी बहाती हुई आती है। थके हुए जीवों को, जो दिन भर कार्य करते हुए थके हुए हैं, उन जीवों को प्रेम के साथ एक प्याला पिलाती है, सुलाती उन्हें अंक पर अपनी गोद में सुलाती है, दिखलाती फिर विस्मृत के वह अगणित मीठे सपने, वह विस्मृत के मीठे सपने दिखाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, वह अर्धरात्रि की निश्चलता में जब लीन हो जाती है तो कवि का बढ़ जाता अनुराग। तब उस समय कवि का
अनुराग अत्यंत बढ़ जाता है। विरहाकुल कमनीय कंठ से, चूंकि अर्धरात्रि की जब निश्चलता आती है तो संध्या सुंदरी उसमें विलीन हो जाती है। संध्या का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अब रात्रि का अस्तित्व आता है। उस समय कवि का बढ़ जाता अनुराग, कवि का प्रेम बढ़ जाता है। विरहाकुल कमनीय कंठ से, विरह के से बेचैन अत्यंत सुंदर कंठ से आप निकल पड़ता एक विहाग गीत निकल पड़ता है। यह जो कविता है मूल रूप से वियोगी निराला जी की रचना है। चूंकि उनकी धर्मपत्नी मनोहरा का देहावसान युवावस्था में ही हो गया था और यह कवि विरहावस्था में, अर्धविक्षिप्तावस्था में कविताओं की रचना करके अपने दुख को कमतर करने का प्रयास करता था। जूही की कली या संध्या सुंदरी ऐसी ही कविताएं हैं जो उनके विरह विदग्ध हृदय को अभिव्यक्त करती हैं। चूँकि संध्या सुंदरी का अस्तित्व, संध्या का अस्तित्व रात्रि के पूर्व का ही है, दिन के बाद और रात्रि के पूर्व। तो जब संध्या सुंदरी का समय बीत जाता है, रात आ जाती है, तब विरहाकुल कमनीय कंठ से, विरह से बेचैन, ऊधौ विरहौ प्रेम करे, यानी हमसे विरह भी प्रेम करने लगा है। उद्धव के समक्ष सूरदास की गोपियां कहती हैं। तो यहाँ भी विरह से बेचैन हो करके कमनीय कंठ से कवि के हृदय से एक विहाग निकल पड़ता है। विहाग वैसा राग है जो आधी रात को गाया जाता है। जैसे विहाग का संकेत जयशंकर प्रसाद ने किया है। बीती विभावरी जागरी, तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे बिहागरी। तू अब तक सोई हुई है, यानी तू अर्धरात्रि समझ करके सोई हुई है, जबकि यह उषा काल है, उषा का काल है। यहाँ पर वही स्थिति है कि संध्या सुंदरी का समय बीत गया है, रात हो गई है और रात में स्वतः कवि के कमनीय कंठ से निकल पड़ता है विहाग गीत, रात्रि का, अर्धरात्रि का वह गीत जो दुख से भरा हुआ है। तो यहाँ पर इस कविता में प्रकृति का पूर्णतः मानवीकरण किया गया है। संध्या सुंदरी एक नायिका के रूप में प्रतिष्ठित की गई है। वह नायिका जो आसमान से क्रमशः धीरे धीरे अप्सरा के रूप में उतरती है पृथ्वी पर, नीरवता सखी के साथ। जिस प्रकार से बीती विभावरी जागरी में उषा की सखिया लतिका बन जाती है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवर रस गागरी। उसी प्रकार से यहाँ पर संध्या सुंदरी की एक सखी नीरवता बन जाती है और उसी नीरवता के कंधे पर हाथ रख करके क्रमशः आसमान से धीरे धीरे संध्या सुंदरी
पृथ्वी पर उतरती है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? तो निःशब्दता है। पूर्णतः मौन धारण करवाती है, चुपचाप उतरती है, कहीं कोई चंचलता नहीं, कहीं कोई शब्द का गुंजायमान नहीं, उसके पायलों से भी कोई आवाज़ नहीं निकलती। तो इस प्रकार से यह जो कविता है छायावादी कविता है, और इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। इसलिए पूरी कविता में यदि एक अलंकार का प्रयोग हुआ है तो वह मानवीकरण अलंकार है, जो छायावाद का प्रमुख अलंकार माना गया था। तो जिस प्रकार कवि ने जूही की कली में प्रेमी और प्रेमिका के रूप में जूही की कली और पवन को रखा है, उसी प्रकार से इस कविता में आद्योपंत संध्या सुंदरी के अवतरण और व्याप्त होने और उसके बाद रात्रि के आगमन का संकेत किया गया है। संपूर्ण कविता सौंदर्य से युक्त है। संध्या का विस्तार कवि ने मात्र पृथ्वी पर ही नहीं किया है, बल्कि उत्तुंग शिखर पर, हिमालय की ऊंची चोटियों पर, समुद्र की लहरों पर, यही नहीं बल्कि सरिता की धाराओं पर भी इसका प्रभाव दिखाया है। यानी संध्या का विस्तार पृथ्वी के हर क्षेत्र में हुआ है, और हर क्षेत्र में निःशब्दता है, नीरवता है और तिमिरता है, अंधकार है। यही संध्या वेला की विशेषता है। तो जैसा मैंने कहा कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, उतरी नहीं है, उतरने की क्रिया जारी है। चूंकि अचानक अवतरण नहीं होता है, क्रमशः धीरे धीरे आती है, इसलिए कवि का कहना है कि संध्या सुंदरी धीरे धीरे आसमान से परी के समान उतर रही है, और शब्द जैसे धीरे धीरे जल्दी जल्दी का प्रयोग होता है। यहाँ पर कवि ने 3 बार धीरे का प्रयोग किया है, धीरे धीरे धीरे। जब काव्य के वैशिष्ट्य को देखा जाता है तो उसके सौंदर्य पक्ष को देखा जाता है। सुंदरी परी सी, सुंदरी और परी में अंत्यानुप्रास के द्वारा काव्य का चमत्कार लाया गया है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, एक शब्द की 2 बार 3 बार आवृत्ति करके कवि ने इसके सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास किया है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, दोनों अधर मधुर हैं ऐसा भी हो सकता था। मधुर मधुर यानी अत्यंत मधुर हैं। जैसा मैंने कहा, यदि एक शब्द 2 बार आए तो उसमें एक शब्द विशेषण हो जाता है। धीरे धीरे यानी अत्यंत धीरे। हंसता है तो केवल तारा एक, जो उसके गूंथे हुए बालों में दिखाई पड़ रहा है। संध्या सुंदरी के समय एक तारा आसमान में उगा हुआ है, संध्या तारा, और उसी का संकेत करते हुए कवि कहता है
कि वह अपने प्रेमिका का स्वागत करता है। अलस्ता की सी लता, आलस्ता फिर लता। अनुप्रास का प्रयोग इस कविता में अंत के रूप में रखा गया है। अंत अनुप्रास, अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। कोमलता है और सबसे बड़ी बात कि उसके साथ नीरवता नामक एक सखी है जो उतर रही है। नीरवता के ही कंधे पर हाथ डाल करके ऐसा लग रहा है कि अपनी प्रिय सखी के साथ पृथ्वी पर अवतरण कर रही है, आसमान से नीचे आ रही है। छां हंसी अंबर पथ से चली है, आकाश के पथ से धीरे धीरे आ रही है नीरवता के साथ। नहीं बजती जैसे पहले अप्सराएं उतरती थी तो कोई वाद्ययंत्र को लेकर के आती थी, लेकिन इसमें कोई वीणा नहीं है, इसके हाथों में कोई वीणा नहीं है, पायलों में कोई रुंझुन नहीं है। और यदि अव्यक्त शब्द सा कोई निकल रहा है तो चुप चुप चुप, जैसे मैंने कहा धीरे धीरे धीरे, उसी प्रकार से चुप शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, हर जगह चुप चुप की ही आवाज़ गूंज रही है। और वह व्योम मंडल में, आकाश मंडल में, जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में, कमलनी के दल में भी चुप चुप की ध्वनि है। सौंदर्य गर्विता, वाह, अपने सौंदर्य पर अत्यंत गर्व करने वाली सरिता। चूंकि सरिता अपने सौंदर्य पर गर्वित हो रही है, यहाँ पर सरिता का भी मानवीकरण किया गया है। रूप गर्विता है सरिता। के अति विस्तृत वक्षस्थल में, सरिता का वक्षस्थल क्या है? तो सरिता के बीच में जो टापू हैं वही उसके वक्षस्थल हैं। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिर अटल अचल में। जब पहाड़ का वर्णन करना होता है कवि को, तब महाप्राण व्यंजन टवर्ग का प्रयोग, र का प्रयोग करके कवि ध्वन्यात्मक सौंदर्य को लाता है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में उत्ताल तरंगाघात। अब समुद्र का जब वर्णन आता है तो उस समय भी द्वित्व व्यंजन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, प्रबल जलधि में भी संध्या का अंधकार फैलता है। क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, पृथ्वी पर, जल में, आकाश में, हवा में, अग्नि में, हर जगह संध्या के कारण नीरवता, निश्चलता और तिमिरता भर जाती है। और चुप चुप के अलावे और कहीं कोई शब्द गुंजायमान नहीं होता। मदिरा की वह नदी बहाती जाती है। संध्या सुंदरी साकी भी बन जाती है। जो मदिरा की नदी को बहाती हुई आती है, सबको सुला देती है और सब लोग निद्रावस्था में मीठे सपने देखने लगते हैं। लेकिन या निशा सर्वभूतानि यह जागर्ति स संयमी, जो वियोगी है, जो युवावस्था का वियोगी है, वह उस कविता की अभिव्यक्ति करता है जो उसके हृदय से निकल रही है। पूरी पृथ्वी
सोए हुए जीवों से भर जाती है, लेकिन उस समय एक मात्र व्यक्ति है जो जगता है, और वह जगता है कवि अर्थात पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उस संध्या के गमन के पश्चात रात्रि अवस्था में, मध्य रात्रि में, उसके हृदय से एक गीत निकलता है, वह गीत है विहार। तो इस कविता में कवि निराला जी ने प्रकृति का मानवीकरण तो किया ही है, अपनी आत्मा भी व्यक्ति भी की है कि जब सब लोग सो जाते थे तब वे कविता आरंभ करते थे, संगीत आरंभ करते थे। सबका सोना और कवि विरही कवि का जगना दोनों एक साथ होता था। तो यह जो कविता है वह छायावाद के प्रतिनिधि रचना है, जो परिमल में संपादित हुई है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने भावात्मक और कलात्मक सौंदर्य की अभिव्यक्ति कराई है। भाषा भाव के अनुकूल मृदुल भी है तो कठोर भी है, कोमल वर्ण भी है तो कठोर वर्ण भी हैं, लेकिन प्रसंग के अनुकूल यह कविता लिखी गई है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, संध्या को सुंदरी के रूप में रखा गया है, संध्या सुंदरी की सखी नीरवता को रखा गया है, और हर जगह उस संध्या का विस्तार दिखाया गया है। पृथ्वी पर, आकाश में, समुद्र की लहरों पर, सरिता के वक्षस्थल पर, हिमगिरि पर, उसके उत्तुंग शिखर पर, हर जगह संध्या का विस्तार दिखाया गया है। इस प्रकार यह जो कविता है एक विशिष्ट कविता है, जो निराला जी की प्रतिनिधि रचना है, परिमल नामक उनकी पुस्तक में संकलित है। और सबसे बड़ी बात कि छायावाद के सभी गुणों से यह आविष्ठित कविता है। कहीं भी इसमें देशज विदेशज शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। छायावाद की एक विशेषता थी कि उसमें तत्सम प्रधान शब्दों का प्राचुर्य हुआ है। इसलिए जो साहित्यिक हिंदी की खोज की जाएगी तो उसमें छायावाद प्रथम स्थान पर आएगा। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है, घर से बाहर निकलना, कोरोना से ग्रस्त होना है, इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन अध्यापन का लाभ उठाएं। हम लोग प्रतिदिन वर्ग विभाजन की दृष्टि से अध्यापन कर रहे हैं, आप लोग उससे लाभान्वित हों। शुभकामनाएं।